फरेबों का शिकार जम्मू कश्मीर के अवाम पहले हो चुके थे। आज़ादी के फरेब में शिकार हो चुके हैं, जो आज़ादी आई नहीं। फिर सेल्फ रूल के बारे में हुआ, फिर ऑटोनॉमी के बारे में हुआ। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इन जनरल और जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कांग्रेस में कोई कल्चर नहीं है काम करने का। एक गलत और चीज है कि निकालने का काम ज्यादा है, लगाने का काम बराबर नहीं है। मतलब मैं जब पढ़ता हूं कि इसको निकाला, लेकिन मैं कहीं नहीं पढ़ता हूं कि कोई लगा भी नौकरी। उनका ये भी है कि कहीं न कहीं आज़ाद साहब को शायद बीजेपी का आशीर्वाद भी है। मुझे किसी का आशीर्वाद, मुझे सिर्फ अल्लाह का आशीर्वाद है। ग्रोथ है लोकल पार्टियों की, तो उसमें अक्सर ये भी इल्ज़ाम दिया जाता है कि शायद ये इनको दिल्ली की पैटर्नेज है पीछे से, तो ये एक शुशा है। देखो, दिल्ली की पैटर्नेज आगे किसको होगी, लेकिन जो दिल्ली की सरकार में रह चुके हैं, हाँ, उनको तो शोभा नहीं रह चुका है का 370 से कोई लेना देना नहीं। तो आज़ाद साहब, जब आपने पार्टी बनाई तो बहुत सारे एक झुंड आया आपके साथ, बहुत सारे लोग आए लोग भी, और कुछ लीडर्स भी, कुछ निकले भी। मैं कहता हूं ना, और अगर चाहिए 2-4 में भेजता हूं। या सुप्रीम कोर्ट करेगी या पार्लियामेंट मोदी करेगा, वो तो मैं डे फर्स्ट का हूं, मैं उसमें भी आज से भी अड़ा हूं। सिर्फ उसमें एडिशन ये करता हूं कि जो मोदी से कराएगा ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, तो मैं उसकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। कोई पार्टी चले, एक्सेप्ट तो करे चैलेंज। आपका खैर मकदम है। आज जिस सिलसिले में आप हर एक साथ बात होती रहती है, खासकर जो जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल है, तो क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र मुल्क की सतह के साथ साथ अब रियासत से क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज 4 स्टेटों के इलेक्शन हो रहे हैं और 5वें का हो गया, हम भी गुज़िश्ता 5-6 बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के असम्बली के इलेक्शन कब होंगे, और लीडरों से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की अवाम इंतज़ार कर रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि मौजूदा इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि क्यों कई चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है करना। हमेशा जब गवर्नर रूल होता है किसी भी स्टेट में, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, उसमें गवर्नर का कसूर नहीं होता है, या हमारे स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या ऑफिसर्स का कसूर नहीं होता, वो सिस्टम की खामी है। और इसीलिए जमहूरियत में वो सिस्टम मैक्सिमम 5 या 6 साल के लिए होता है, और 5 या 6 महीने के लिए होता है, और 5-6 महीने के अंदर इंतखाबात करने होते हैं। लेकिन यहाँ 5-6 महीने के बजाय 5-6 साल हो गए, तो साल अगर आप एग्जीक्यूटिव से, ऑफिसरों से एमएलएज का काम लेना चाहेंगे, मिनिस्टर्स का काम लेना चाहेंगे, तो ये गलत तवक्का है आवाम की, हम सब की, पॉलिटिशियंस की, कि
वो डिलीवरी जो एमएलए और मिनिस्टर्स करते हैं वही ऑफिसर्स भी वही डिलीवरी करेंगे, क्योंकि हमारे आईन में ये उनका काम ही नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जुडिशरी जो कि अपना काम करती है, हालांकि उसमें भी खामियां हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूं आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पड़ी थी वो जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं, लेकिन काश हिंदुस्तान की तमाम जुडिशरी कम ही केस लेते, उनको ख़त्म करते, मगर वो इस तरह से जैसे 10 देगें बनी है तो इसमें एक नमक देखना, फिर नमक दूसरे को नमक देखना, तीसरे को भी नमक देखना, फिर अगले दफ़ा चम्मच से देखना, फिर अगले महीने प्लेट में डाल के देखना। अगर 4 ले लो तो उनको 15 दिन में ख़त्म कर दो, ताकि जिसको इंसाफ मिले तो उसको तो जल्दी मिले, बजाय 30-30 साल केसेस लटकते रहते हैं अलग अलग इदारों में जुडिशरी के। तो वो खामी उसमें है, लेकिन चाहे खामी है या अच्छाइयाँ भी, अच्छा भी बहुत जुडिशरी काम करती है, लेकिन वो अपना काम करती है, उसमें कोई मदाखलत कोई नहीं करता, वो किसी बेजा किसी और के काम में मदाखलत नहीं करते हैं। लेकिन जो आईन में 2 दूसरी चीज़ें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो एग्जीक्यूटिव गायब है, ये लेजिस्लेचर गायब है आज 6 साल से। तो जब लेजिस्लेचर गायब हो, चुने हुए नुमाइंदे गायब हो, पहले तो एमएलए और मिनिस्टर चीफ से गायब था, अब तो कॉरपोरेशन टाउन एरिया गायब हो गई पिछले महीने से, और कुछ महीनों में अब बीडीसी डीडीसी भी ये भी गायब हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि हमारे कोई नुमाइंदा नहीं होगा। इस सरकार की एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि इन्होंने जो बहुत अरसे से हमारी ख्वाहिश थी, मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथियों की और दूसरी पार्टीज़ की वो ख्वाहिश नहीं थी। कांग्रेस में भी एक ग्रुप था जो विरोध करता था, वो जो पावर लेजिस्लेचर अपने पास ही रखना चाहते थे, वो उसको नीचे नहीं जाना देना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने एक कदम उठाया कि उन्होंने ये बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन करे, ग्रास रूट पे गए, चाहे उनको पूरे पावर्स मिले या न मिले, लेकिन एक शुरुआत तो उसकी हुई। पावर्स तो बाद में जो भी आएगी चुनी हुई सरकार वो पावर्स उनको ज़्यादा दे सकती है, लेकिन एक शुरुआत तो की थी जो कि पिछली गुज़िश्ता कई दशकों से, कई सालों से नहीं हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ख़त्म किया जा रहा। तो अब एग्जीक्यूटिव का जो काम है दफ्तर में काम करना, वो दफ्तर का काम भी करते हैं, वो लेजिस्लेचर्स का काम भी करते हैं, वो मिनिस्टरों का काम भी करते हैं। तो इनके लिए अलग डोमेन है, एक नई चीज़ है ये। तो अगर मैं गुलाम नबी आज़ाद को या किसी चीफ मिनिस्टर को, फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी को आप बैठो कि भाई सेक्रेटरी का काम करो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम करो, चीफ सेक्रेटरी का काम करो, तो हम में से कोई नहीं कर पाएगा। नोट कैसे बनाना है, पुटअप कैसे करना है, कहाँ से आना है, क्या लेना है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं, हमने सीखा नहीं। ऑफिसर्स जिस वक्त लगते हैं तो उस वक्त नीचे से ही, चीफ सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी जब बनता है तो रिटायर होने से 2-3 साल पहले चीफ सेक्रेटरी बनता, वरना वो शुरू एसडीएम से करता है। और आईपीएस ऑफिसर भी डीएसपी से शुरू करता, तहसील लेवल से शुरू करता। तो फिर वो जब डीजी बनते हैं तो तब तक जिस तरह से कोई प्रधानमंत्री 70 साल में बने या चीफ मिनिस्टर आजकल नए जल्दी भी बनते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जैसे सब सीढ़ियाँ तय के फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते थे, तो उनके पास तजुर्बा बहुत होता था। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की 3 विंग्स है, उसमें एक विंग गायब है हमारी स्टेट में 6 सालों से, और जो उस कमी को महसूस बड़ी शिद्दत से किया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि लीडर शायद इसलिए शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि वो एमएलए और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं है। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र अवाम की है कि लीडर भी 2 किस्म के होते हैं।
चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या मिनिस्टर हो। एमएलए हो तभी तो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक तो इसलिए आते हैं बाई कन्विक्शन कि हमें आवाम की खिदमत करनी है, पैसा बनाना उनकी मंशा नहीं होती है, मंशा नहीं होती, खिदमत करना जो ऐसे गांधी जी की थी कि मुझे कुर्सी कुछ नहीं चाहिए। जब यहाँ हुकूमत बनी 47 में तो वो आग बुझा रहे थे। सही। उनको ये खुशी नहीं थी कि सरकार बनी तो मैं सरकार को अब एडवाइस करूं, इसको मंत्री बनाओ, उसको मंत्री बनाओ, ये करो ना। वो आग बुझा रहे थे जो हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान आग लग गई, उसको बुझा रहे थे। वो कन्विक्शन की बात है। कोई दौलत नहीं, जैसे आए थे नंगे वैसे नंगे चले गए। कोई उसके फैमिली वगैरह कुछ भी नहीं, नामो निशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना। वो एक उनको मानने वाले कि डेडिकेशन है, लोक सेवा। एक अब नई कुछ पिछले 10-20 सालों में एक नई पीढ़ी आ गई है, पुराने भी नहीं, जो बिजनेस को फरोग देने के लिए आते हैं, पैसा बनाने के लिए आते हैं। वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी, वो उभर के आ रही है। वो तो एक बड़ा नासूर है कि पैसे के लिए आते हैं। और तीसरी कैटेगरी है कि अगर हम लोगों का काम नहीं करेंगे तो दूसरी दफा चुन के नहीं आएंगे। तो एक तलवार एमएलए के गर्दन पर 24 घंटे लटकती है कि मैं अगर लोगों के पास पहुंचा और फिर अगर उसका हल नहीं निकाला उस काम का, उसको असेंबली में नहीं उठाऊंगा, उसको मिनिस्टर के पास नहीं ले जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं ले, दादो फरियाद मैं नहीं सुनूंगा, सड़क की बात हो, अस्पताल की बात हो, टीचर की हो, दूसरी कोई चीज़ हो, ट्रांसफर्स हो, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बुरी आदत है, लत है। इतना हिंदुस्तान में कहीं भी ये ट्रांसफर्स का चक्कर नहीं है जितना हमारे जम्मू कश्मीर में। तो वो भी अब एक बनी है फिजा, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो उस डर से लोग भी काम करते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें मुलाजमों पर लागू नहीं होते। उसको तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, इसलिए उसको डर नहीं। वो कन्विक्शन करने के लिए, ये कन्विक्शन से आया है कि मैं ऑफिस में काम करूं। ये कन्विक्शन तो उसकी नहीं है कि मैं गांव जाऊं, कस्बा जाऊं, वहां देखो सड़क है कि नहीं, टीचर है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, मैं धूप में जाऊं, सर्दी में जाऊं, गर्मी में जाऊं। ये उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जब ये उसके खाते में ही नहीं है तो ये क्यों करेगा? तो इसलिए जम्मू कश्मीर में सब चीज़ों का इलाज है असेंबली इलेक्शन। कोई भी जीत के आ जाए तो कम से कम लोग तो उसके जिम्मेदार ठहराएं। अच्छा काम करेगा लोग खुश होंगे, बुरा काम करेगा तो दूसरी अपोजिशन पार्टियां असेंबली में उठाएंगे, पब्लिक में उठाएंगे और उसका मुतबादिल ढूंढना शुरू करेंगे। अगली दफा वो सरकार गिर जाएगी। तो वो सिस्टम इस वक्त हमारी स्टेट में गुज़िश्ता 5-6 साल से गायब है। मुख्तलिफ लोगों का ये भी सवाल है कि इसके पीछे बीजेपी है। इसके पीछे ये इलेक्शन न करने के पीछे, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि शायद इनकी जीत है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए ये इसके पीछे सरकार इलेक्शन कमीशन पर। देखो, मुझे नहीं मालूम कि उनकी बीजेपी की क्या सोच है, लेकिन अगर ये किसी भी पार्टी की और किसी की लीडर्स की ये सोच है कि जब तक मेरी फिजा न बने और तब तक मैं इलेक्शन न करूं, ये गलत सोच है। कोई अगर कहेगा कि मैं पार्लियामेंट में दोबारा जीतूं या न जीतूं, सरकार तो पार्लियामेंट के इलेक्शन ही नहीं करेंगे। मैं असेंबली में स्टेट में दोबारा आऊं या ना आऊंगा तो इलेक्शन ही नहीं करूंगा, वो सोच नहीं है। बल्कि देर करना वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाता। जैसे मैं तो ये नहीं मानता, जैसे आपने फरमाया कि इस वजह से नहीं कर रहे, हम जीतेंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा करने से वो उनको नुकसान फायदा होगा, नुकसान ही हो सकता है। ये पॉलिटिकल लीडर का इल्जाम है
कि शायद इस वजह से भी ये नहीं कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि लीडर सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये सोच वाकई यही सोच है तो गलत सोच है, उससे सरकार को नुकसान पहुंच सकता है, फायदा नहीं। तो क्या आपके सोच के हिसाब से क्या है फिर इलेक्शन इतना डिले 6 साल से क्यों नहीं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, अब तो एक लम्हे के लिए भी डिले नहीं होना चाहिए। अब तो पार्लियामेंट अभी सर्दियों में तो हो नहीं सकते। हमारी तो जम्मू कश्मीर में अप्रैल तक ठंडी होती है, तो मेरे ख्याल में अर्लीस्ट जो इलेक्शन होने चाहिए हमारे मई जून में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में और चिनाब वैली में ये कि तकरीबन 60 सीटें होती हैं, इनमें और बालाई इलाके कठवा के, बनी बसोली वगैरह, उधमपुर के भी बालाई इलाके या रियासी के बालाई इलाके, ये कोई 65 सीटें होती हैं बल्कि ज़्यादा ही, जिनमें अप्रैल तक इलेक्शन नामुमकिन होते हैं। तो उसका मतलब है कि मई जून से आगे 1 सेकंड नहीं जाना चाहिए इलेक्शन। आज़ाद साहब, आपने नई पार्टी बनाने के बाद आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों, मुख्तलिफ जगहों की आप खुद गए, आपने जलसे किए, आपने पूरा ये देखा है कि जो 6 साल के हवाले से आपको लग रहा है, चाहे इसे डेवलपमेंट की वजह से देखेंगे या सड़कों बाकी चीज़ों की, तो क्या लग रहा है आपको इन 6 सालों में क्या जो ये रिजीम चल रही है? तो क्या देखिए, 6 सालों में एक तो मुझे बहुत मौका मिला चीफ मिनिस्टर के होते, और जब मैं यूनियन मिनिस्टर था तब 2002 के बाद, सिर्फ 2002 में जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था तो तब रोड से ही पूरा घूमा था, और जिसको प्रेसिडेंट बना था तो 5 महीने में इलेक्शन था तो 5 महीने में बहुत कम घूम सका मैं, लेकिन वो मैं रोड से घूमा था। 2002 से लेकर और आज तक मैं हेलीकॉप्टर से ही चीफ मिनिस्टर के नाते भी और यूनियन मिनिस्टर के नाते भी या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के होते भी, जब असेंबली इलेक्शन होते थे या पार्लियामेंट इलेक्शन होते, कोई पहाड़ी ऐसी नहीं थी जम्मू कश्मीर की जिसमें मैं उतरा नहीं हूँ, लेकिन हेलीकॉप्टर से। इस 1.5 साल से जब से मैंने पार्टी बनाई है तो मुझे पहली दफा मौका मिला उन तमाम जगहों पे, खास तौर से टंगडार। अब टंगडार में जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो वो जलजला आया था, तो चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल में 30-40 दफा मैं टंगडार के हर गांव में गया हूँ मॉनिटर करने के लिए, या उसके दूसरे इलाके हो। लेकिन इस दफा मैं रोड से गया और 4 दिन लगे, तो उन तमाम गांवों में मैं गया पैदल, जहां मैं पैदल में गाड़ी से, जहां मैं हेलीकॉप्टर से उतरता था। इसी तरह से मैं गुरेज गया, गुरेज भी मैं दर्जनों दफा गया, लेकिन रोड से नहीं गया था, हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी नुकसान क्या होता था, जब हेलीकॉप्टर से आप जाते हो तो हेलीकॉप्टर में आधा घंटा लोगों को आप देते हो, और आधे घंटे में 5 मिनट आप लोगों से बात होती, बाकी अपना तकरीर करके वापस टेक ऑफ कर दे। लेकिन जब 4 दिन बैठा तो 4 दिन मुझे 16-16 घंटे लोगों से मिलने का मौका मिला और अलग अलग गांव जाने का मौका मिला। तो चीफ मिनिस्टर होते जितना मुझे जानकारी हुई थी उससे 50 गुना ज़्यादा मुझे और जानकारी हुई। शायद अगर रोड से मैं तब जाता, लेकिन रोड से मैं गुरेज के लिए 4 दिन देता तो फिर सरकार चलनी नहीं थी। तो इसी तरह से मैं 4 दिन के लिए वार्ड 1 और मड़वा गया। पहले तो तब रोड नहीं थी, लेकिन मेरे वक़्त में ही चीफ मिनिस्ट्री के वक़्त में हमने उसको शुरू किया और तकमील पे लाया। मैं हेलीकॉप्टर से उसको मॉनिटर करता था कि आज कितने बिल्डोज़र लगे हैं, कितने मजदूर वो बने। तो वहाँ भी मैं रोड से पहली दफ़ा गया, 4 दिन लगे, और वहाँ भी गांव-गांव गया, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। ये तो वो इलाके हैं जो इनएक्सेसिबल है, जो 6 महीने के लिए बंद होते हैं विंटर में, उन इलाकों की बात करता। बहुत सारे इलाके जो
डिफिकल्ट हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर से जाता था, उनमें भी गया मैं, लेकिन 6 महीने के लिए वो बंद नहीं होते। तो 2 किस्म की चीजें हैं सरकार के अच्छाई में और बुराई में। सरकार की अच्छाई में ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तकरीबन गुज़श्ता 4 सालों में ठीक रहा और पिछले 1 साल से बिगड़ गया। जैसे कोकरनाग का हादसा हुआ और पुंछ रजौरी का, तो 1 साल से बराबर हादसे पे हादसा होता है। ये बड़ी फिक्र की बात है मरकजी सरकार के लिए, रियासती सरकार के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और अवाम के लिए, कि फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये तकरीबन दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। तो क्रेडिट भी है और डिस्क्रेडिट भी शुरू हो रहा है, इसके लिए सरकार को इसकी चुकाना। दूसरी है कि आए दिन हड़तालें होती थी, और ये बड़े ज़माने से, जब हम कॉलेज में भी, एसपी कॉलेज में पढ़ते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो हड़ताल ऑर्डर ऑफ द डे बन गया था, और दूसरे दिन हड़ताल वो ख़त्म हो गई। फिर गुज़श्ता 20-25 साल से एक नई चीज़ हुई। पहले कांगड़ियों की जंग होती थी, जिन दिनों में हम कश्मीर में पढ़ते थे कॉलेज में, अब पत्थरों की जंग शुरू हो गई थी। नई चीज़ थी और ये भी बड़ी खौफनाक थी। ये कम से कम इन चीज़ों से निजात मिली। और ऑफिसर्स, मेरे वक़्त में 2.5 साल में मैंने थोड़ा कंट्रोल किया था, लेकिन मेरे बाद भी और मुझसे पहले भी मुलाजम अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे, 2 घंटे 3 घंटे। तो उन्होंने अब ये, इस गवर्नमेंट ने जो नया सिस्टम किया है कि सुबह 10 बजे से बाद में कोई आ नहीं सकता और 5 बजे से पहले कोई जा नहीं सकता, ये भी बड़ी क्रेडिट की। क्योंकि अगर आपको आउटपुट देना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, काम करना है, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ें हैं कि बिजली का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा। हमारे वक्त में भी कट होता था, लेकिन 9 घंटे 10-10 घंटे, और विंटर में कट होना बिजली का मौत के बराबर है। क्योंकि ठंडी इलाके में, बर्फीले इलाके में बिजली अगर ना हो, हम कुछ भी कहेंगे कि भाई हीटर लोग लगाते हैं, लेकिन लकड़ी हम काटने नहीं देते। पुराने वक्त में लकड़ी होती थी, अलाउ किया जाता था सूखी हुई लकड़ी को, जो जंगल गिर जाता था उसके लॉग्स बनते थे, उसको बेचते थे, उससे पैसा आता था। लेकिन उससे जो गिर जाती थी, जो बेकार हो जाती थी, वो काटने के लिए सरकार ही काटती थी और बेचती थी। अब हमने बंद कर दिए। वो सड़ती है जंगलों में, उसको तो कोई ना उसके लॉग्स बनाता है कोई। एक वक्त में यही सबसे बड़ा प्रॉफिट की चीज़ थी हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू चिनाब वैली में जंगलात होते थे और कश्मीर वैली में, तो सरकार का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया होता था कि उसके शहतीरें बनाई जाती थी, लॉग्स बनाए जाते थे, उसके मकानात के लिए बेचते थे। यहाँ पठानकोट मंडियों में आता था, वहाँ से हिंदुस्तान में। तो मैंने अब कहीं लॉग नहीं देखा। और उसकी जो फालतू लकड़ी निकलती थी वो बेचते थे और लोग उसे सस्ते दामों पर शहरियों को बेचते थे, तो बुखारी जलाते थे। अब 2 नुकसान हुए। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तकरीबन चाबी उसको लगा दी है, उसमें 0 इनकम है, तो वो लॉग्स भी गई, स्टेट का रेवेन्यू भी गया, और लकड़ी जो देते हैं वो भी बंद किया। और बिजली उसके बदले फिर आ गया कि आपको हीटर लगाना है, तो हीटर लगाएंगे तो बिजली आसमान को बिल होती है, बिल होते हैं गरीब हमारे लोग दे नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहना है कि ये लकड़ी और बिजली की कमी, ये जुड़ी हुई चीज़ें, इसको किसी की समझ नहीं आती।
है, इसको ऐसे लेते हैं सरसरी तौर पर, बिजली नहीं है और लोग ये जलाते हैं। वो उसके तह तक जाना होगा, हर चीज की तह तक जाना होगा कि ना, वो उसके पास, किसी के पास टाइम ही नहीं है या सोच नहीं। ये भी दूसरी सबसे बड़ी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी और बेरोजगारी। ये दो किस्म की है जो अपने उरूज पर है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। हिंदुस्तान में, दुनिया में, सब में बेकारी और बेरोजगारी है, लेकिन उसका कहीं न कहीं हल है। जम्मू कश्मीर में कोई हल नहीं है। जैसे अगर दिल्ली में आप कहेंगे बेकारी बेरोजगारी है, लेकिन यहां बहुत सारे हमारे लोग आते हैं हिंदुस्तान भर से, कोई ड्राइवर बनता है, कोई दुकान पे 3-4 लोग, उसका बिजनेस है, बड़ा दुकानदार है, 3-4 आदमी उसके काम करते हैं, एक मैनेजर का काम करता है, दूसरा ड्राइवर का काम करता है, तो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट यही जनरेट होती। फिर पूरा हिंदुस्तान उनके बीच में कोई न कोई, हमें जम्मू कश्मीर पंजाब जाना होगा तो दिल्ली से जाना है, होटल वाला भी चलेगा, रेस्टोरेंट वाला भी चलेगा, उसकी दुकान भी चलेगी। यूपी से गुजरना होगा नॉर्थ के लिए तो सब दो यूपी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो किसी ने जाना नहीं। एक तरफ से चाइना है और एक तरफ से पाकिस्तान है, वहां जो जाएगा टूरिस्ट, तो टूरिस्ट का भी एक लिमिटेड बजट होता है, वो फालतू पैसे नहीं। वो टूरिस्ट का पहले सबसे गर्मी और टूरिस्ट सीजन में टिकटें इतनी महंगी होती हैं कि अगर घर के 5 आदमी हैं तो 3 लाख, तो 4 लाख 5 लाख तो आने जाने में गए। फिर होटल में के लिए पैसा, वो भी 10 गुना कीमत लगाते हैं, फिर खाएंगे। तो जो टूरिस्ट आता है, जो पुराने जमाने में आता, जब टिकटें सस्ती होती थी, होटल सस्ती आती थी, तो वहां वो खरीदो फरोख्त करता है। आज का मैं टूरिस्ट जहाज में बैठता हूँ, आती दफा खास कर से कश्मीर में, तो मैं टूरिस्ट से इंटरेक्ट करता हूँ। वो कहते हैं जी हमारा जो बजट था खरीदने का, 0 खरीदा हमने। क्यों भाई? टिकटें इतनी महंगी थी, होटल इतना महंगा था, खाना इतना महंगा था, टैक्सी महंगी थी, तो हमें महंगी पड़ी, हमने तो घर से फिर पैसे मंगाने पड़ा। तो अब वो टूरिज्म का भी जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता था वो नहीं। आज टूरिज्म को गिना जाता, बहुत टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट को हमको क्या करना है, उसके आने से हमें किस किस फील्ड में 4 होटल वालों का फायदा हुआ, उससे क्या हुआ? वो होटल वाले तो पहले अमीर है। 4 टैक्सी वालों का फायदा हुआ तो उसकी वैसे भी टैक्सी चलती है, और किसका फायदा हुआ? रेस्टोरेंट। और एयरलाइन वालों का तो एयरलाइन, मैं और आप तो एयरलाइन नहीं चलाते हैं, जो हजारों करोड़ के मालिक हैं वही एयरलाइन, तो उसको फायदा हुआ। तो टूरिस्ट बजाते टूरिस्ट, मैं 5 साल टूरिज्म हिंदुस्तान कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि टूरिज्म से क्या क्या फायदे होने चाहिए, तब टूरिस्ट के आने का फायदा और नुकसान है। खाली 1 करोड़ लोग आएंगे और किसी को फायदा नहीं होगा, वो खा पी के जाएंगे, देख के जाएंगे। 4 होटल का फायदा हुआ, 4 टैक्सी वाले का, सबसे बड़ा फायदा एयरलाइन का हुआ, बात खत्म। तो इससे तो हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ी, इससे हमारी गुर्बत तो नहीं बढ़ेगी। और वो भी जो पुरानी टूरिज्म था वो फैला हुआ था, वो कोकरनाग जाता था, वो डक्सुम जाता था। मैं जब एसपी कॉलेज में था तो बस पहली गई थी कॉलेज की तरफ से डक्सुम और कोकरनाग, दूसरी बस गई थी वो जो फॉल है हर्बल फॉल, वहां हम यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे। बाद में कई दफा हम कॉलेज की तरफ से ही बडगाम के आगे जो वो टूरिस्ट सेंटर था, हट्स थी वहां, बडगाम के पीछे दूध पथरी ना? हाँ, दूध पथरी नहीं, दूध पथरी तो अभी हमने याद किया। हाँ, यूसमार्ग। ये तो आज तो किसी को मालूम भी नहीं है, न टूरिज्म के एजेंडे पर न वहां हट्स है, या जल गई या जलाई गई या रिपेयर किसी ने की। मैं इन तमाम जगहों में इन दफा गया, वहां टूरिज्म का नामो निशान नहीं था। तो आज मिलजुल के 4 जगहें हैं, 3 जगहें हैं, गुलबर्ग और पहलगाम।
तो गुलमर्ग और पहलगाम कितनी हजार दफा लोग देखेंगे। तो इसलिए टूरिज्म का जो पहली जगहें थी, 20-30 जगहें थी, मटन जाते थे लोग, वो है नहीं, क्योंकि आज इंतजाम ही नहीं है वहां। ऐसा लगता था कि वहां कोई टूरिज्म का सिस्टम ही नहीं था। तो वो टूरिज्म को जिसको हम कहते हैं, तो उसको नीचे तय तक नहीं गया है कोई, न डिपार्टमेंट वाले, न बाकी, न मालूम। तो उसकी वजह है कि न जानकारी होना या न दिलचस्पी होना। सिर्फ टूरिस्ट को गिनना काफी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आजाद साहब, नई पार्टी बनाने, तो इससे तो ये बेकारी और बेरोजगारी जो हमारी है, एक तो मजदूर के लिए काम नहीं है। मजदूर के लिए काम क्या होता? जब मेरे वक्त में ट्रिपल शिफ्ट चल रही थी, तो क्यों ट्रिपल शिफ्ट चल रही थी? क्योंकि बिल्डिंगों का काम भी हो रहा था, सड़कें पूरी पीएमजीएस में पूरी स्टेट में खुली वो बन रही थी, अस्पताल बन रहे थे, कॉलेजेस बन रहे थे। तो इसलिए पूरे देहात और शहर में बराबर काम चल रहा था। तो ट्रिपल शिफ्ट के लिए मजदूर बाकी जगहों से आते थे, लेकिन आज सिंगल शिफ्ट के लिए लोग नहीं है। मॉनिटरिंग सही थी, मॉनिटरिंग सही थी। नहीं है ही नहीं, सड़कों का काम तो है नहीं। आपके वक्त में कह रहा हूं। नहीं, मॉनिटरिंग तो मैं आधी खुद भी करता था। मैं अगर मुझे जाना है टंगडार में और मुझे मालूम था रास्ते में सड़क किस पर काम है, बिल्डिंग किस पर हूं, तो मैं हेलीकॉप्टर नीचे करता था, मैं आदमी गिनता था, 2 चक्कर लगाता था और वहां पहुंचकर फोन करता था इंजीनियर को कि भाई उस सड़क पे इतना डबल शिफ्ट है तो वहां तो 20 साल लगेंगे। वो दूसरे उसी वक्त पहुंच जाता था वहां। मॉनिटरिंग के अलावा काम भी थे। तो आज वो पीएमजीएसवाई काम तो कोई चल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो पूरी स्टेट घूम के आया। सिर्फ ये बड़ी बड़ी सड़कें जो है उससे क्या होगा? और बड़ी सड़कों पे ठेकेदार बाहर का, चाहे वो कश्मीर में रिंग रोड बनी हो या जम्मू की रिंग रोड, कंट्रैक्टर बाहर का, मेट बाहर का, मजदूर बाहर का, ट्रक वाला बाहर का और मेसन बाहर का, कारपेंटर बाहर का। तो जम्मू और कश्मीर वालों को क्या फायदा? रेत उठाने वाला भी कश्मीर में और अनंतनाग में वो बाहर का, ट्रक वाला जम्मू वाला खत्म है। तो जम्मू और कश्मीर में बराबर, जो शायद जम्मू के लोग कश्मीर के बारे में नहीं जानते और कश्मीर के लोग जम्मू में जानते हैं, मेरा अंदाजा है कि जिस तकलीफ में जम्मू के लोग हैं उसी तकलीफ में कश्मीर के लोग हैं। जिस तकलीफ में कश्मीर के अवाम है या मजदूर हैं या पढ़े लिखे नौजवान, उसी तकलीफ से जम्मू के नौजवान भी गुजर रहे हैं। आजाद साहब, आप अपने पार्टी, नई पार्टी वजूद में लाई है, 1.5 साल से अब आप मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में घूमे, तो एक तो क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? दूसरा है क्योंकि आप नेशनल लेवल के पूरे 40 साल आपने नेशनल लेवल पर बैठे थे मिनिस्टर पर, तो क्या लग रहा है कि लोकल लेवल की पार्टी का रिस्पॉन्स और नेशनल लेवल की पार्टी का रिस्पॉन्स, क्या लग रहा है कि कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि आज़ाद साहब को कांग्रेस ही को चलाना चाहिए था, तो क्या जवाब है आपकी तरफ से? ये ठीक है कि मैंने 40, 45, 60 नेशनल लेवल कांग्रेस के लिए अपनी जवानी पूरी जो थी, शादी से पहले और शादी के बाद हिंदुस्तान को दे दी। उसमें मुझे तसल्ली है। मैं पब्लिक मीटिंग में कहता हूं कि अगर 370 न खत्म किया होता, न हुआ होता और असेंबली चल रही होती, चाहे किसी की असेंबली होती, ये नहीं थी हमारी पार्टी उस वक्त में कांग्रेस था, एनसी की चली होती, पीडीपी की चली होती, पीडीपी बीजेपी मिक्स चली होती, वो दूसरी बात है कि क्या होता, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तो चल रहा होता। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। वो चुने हुए नुमाइंदे गलत काम करते तो हम उनको हटाने का अगले इलेक्शन में प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ये सिस्टम में मैंने सोचा कि भाई इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग तकलीफ में हैं, अवाम तकलीफ में है, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा है, जो हमारी लोकल सियासी पार्टियां वो इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले जागती हैं।
अभी देखा 3 महीने से जागे। मैं 1.5 साल से मैंने किसी लीडर का स्टेटमेंट नहीं देखा। मैंने जम्मू कश्मीर में उनको घूमते नहीं देखा, लेकिन अभी 2 महीने से घूम रहे हैं। तो मेरा उनके बारे में पहले से ही सोच है कि वो 6 महीने के लीडर है अपोजिशन में रहने के लिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं। वो 4:30 बजे जो करती है मैं उसमें नहीं जाता हूं, क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं या फिरते, लेकिन उनकी लीडर्स तो 4.5 साल वो अल्लाह के रहमो करम पर लोगों को छोड़ते हैं। तो मेरा यहां भी हमेशा यही रहा था, मैं 365 दिन फील्ड में रहता था। तो यहां भी मैं जब से नई पार्टी बनाई है तो मैं 365 दिन में ये कहूंगा कि 330 दिन तो मैं फील्ड में ही हूं। यानी आप मुतमईन हैं ये जो, तो मैं ये कम समझूं कि कम से कम इस दुख और दर्द को कम करने में मदद होती है। मिसाल के तौर में बताऊं, मैंने रोशनी कल आया था, मुझसे पहले फारूक साहब ने ले आया था, लेकिन मैंने उसको जरा और वसी किया था और गरीब लोगों के लिए मुफ्त किया था, जिसको असेंबली में पास किया था, जिसमें सभी सियासी पार्टियों ने सपोर्ट किया। मैं उसको दोष नहीं देता, बीजेपी से लेकर पीडीपी से लेकर एनसी तक सब ने सपोर्ट किया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको खत्म किया। तो पिछले नवंबर में जब गवर्नमेंट ने तय निकाला कि किनको गिराना और गिराना शुरू कर दिया, तो सब पार्टीज ने रीजनल या नेशनल एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन मेरी अकेली पार्टी है जिसने 85 जगह प्रोटेस्ट किया, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे। 2 महीने 2.5 महीने बारिश में, मेरे पास बारिश में, बर्फ में, चनाब वैली में तो बर्फ में छतरियां लेकर लोगों ने किया, कश्मीर वैली में भी, जम्मू वैली में। तो भी जब नतीजा नहीं हुआ तो गवर्नर साहब से बात हुई, तो भी नहीं हुआ, तो मैं वहां से फ्लाई किया और होम मिनिस्टर से कहा कि मैं आ रहा हूं, अब मैं खुद धरने पे बैठ रहा हूं, अभी तक मेरी पार्टी है, आके तो यहां से रुकवाया। तो कम से कम तकलीफ। अभी कल फिर शुरू किया था किश्तवाड़ में गिराने, तो फिर रुकवाया, कहा एलजी साहब से। कई चीजें तो उनकी नोटिस में ही नहीं आती हैं ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर्स का रूल है, हुकूमत है, तो हर वक्त तो ऑफिसर जा, लेकिन चूंकि मैं फील्ड में जाता हूं, हर जगह यूनिट है, वो बताते हैं, दूसरों को भी पता होता है, लेकिन कहते नहीं थे, या डरते हैं, या हिम्मत नहीं है, या जरूरत नहीं है, या दिलचस्पी नहीं है। ये तमाम चीजों में से कुछ ना कुछ चीज हो सकती। इस तरह से कोई भी जो चीजें आती हैं उनको मंजर आम पर लाने के लिए मैं पब्लिक के लिए और जहां मरकजी हुकूमत से कहने की जरूरत होती हो, मैं कहता भी कि ये गलत चीज है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मशरूम ग्रोथ है लोकल पार्टियों की, तो उसमें अक्सर ये भी इल्ज़ाम दिया जाता है कि शायद ये इनको दिल्ली की पैटर्नेज है पीछे से, तो ये एक शुशा है। देखो, दिल्ली की पैटर्नेज आगे किसको होगी, लेकिन जो दिल्ली की सरकार में रह चुके हैं, हाँ, उनको तो शोभा नहीं रह चुका है। आगे जब बनेगी तब तो देखेंगे कौन जाएगा बीजेपी, पता चलेगा। लेकिन जो सरकार में, दिल्ली की सरकार में रह चुके हैं, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मंत्री रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की से कोलिशन मिलके हुकूमत चलाए हैं, कम से कम उनको तो नहीं कहना चाहिए, उनको अपने पत्थर मारने से पहले जो शीशे के महल में रहते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो कुछ लोगों का ये भी है कि कहीं न कहीं आज़ाद साहब को शायद बीजेपी का आशीर्वाद भी है। मुझे किसी का आशीर्वाद, मुझे सिर्फ अल्लाह का आशीर्वाद है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न किसी का है, अल्लाह का आशीर्वाद, और मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। और जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं रात को मिले, दिन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ढूंढते हैं, वो भी मुझे मालूम है। तो पीएचडी मैं हिंदुस्तान में 45
साल रहा हूं जो ये इल्जाम देते हैं बड़े बड़े, अपॉइंटमेंट मानते हैं लेकिन 10 बजे के बाद। तो अलायंस के हवाले से ताकि अंदरूनी इन टच रहे। अलायंस के हवाले से आपसे भी अप्रोच किया गया है लोकल सतह पर कि ताकि इकट्ठे होकर 370 के हवाले से इस किस्म का है, आपसे अप्रोच किया है? मैं पहले दिन से कह चुका हूं कि कुछ सियासी पार्टियों ने ये शुरू कर दिया था कि हमें वोट दे दो, हम 370 को वापस लाने। तो वो एक और फरेब था, क्योंकि बहुत फरेबों का शिकार जम्मू कश्मीर के अवाम पहले हो चुके थे। आज़ादी का के फरेब में शिकार हो चुके हैं, जो आज़ादी आई नहीं। फिर सेल्फ रूल के बारे में हुआ, फिर ऑटोनॉमी के बारे में हुआ, हुकूमतें बन गई उस नाम पर, लेकिन उसके बाद किसी ने बात नहीं की, किसी ने असेंबली में भी बिल नहीं पास किया है? तो अब नया फरेब चलाया था। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई स्टेट असेंबली के बस का नहीं है। एनसी को 3 MP है, 3 से 4, चौथा तो कभी आना नहीं है। 3 के 2 ही हो जाएंगे है? लेकिन 3 के 4 नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू सुबह से बीजेपी लेती है। तो अब जब 3 होकर मैक्सिमम होकर ये कुछ नहीं कर पाए, और मैं कांग्रेस का लीडर होकर भी अगर लीडर अपोजिशन नहीं होता तो शायद ये वोट भी नहीं आते, क्योंकि कोई पार्टी एक्टिव नहीं थी। मैंने जिन पार्टियों से अपने असर रसूख से वोट दिलाता सकता था, और हमारी रीजनल पार्टीज तो पार्लियामेंट में बोली भी नहीं, उसको प्रोटेस्ट भी नहीं किया, तो दोबारा इलेक्शन करके क्या करेंगे? तो जितना वोट आया फेवर में या इसको खत्म करने के गए ना, वो मैंने आज अपने, लेकिन लोकसभा में क्या लाया? 86% बीजेपी को आया, सिर्फ 14 ही पार्टी 14% आया। अब हिंदुस्तान को कितने साल लगेंगे वो 86% लोकसभा में आने के लिए, तब जाके, या राज्यसभा में। तो इसलिए एक दफा फिर धोखा में नहीं आए लोग कि एक पार्टी को कहेगी कि मुझे वोट दे दो तो मैं लाऊंगा। अरे नहीं है स्कोप कोई। जब तक 2 ही, मैंने कहा था 2 ही लोग ला सकते हैं, या तो कि सुप्रीम कोर्ट में उसने डे टू डे बेसिस पर हियरिंग शुरू कर दी, लेकिन अब हियरिंग खत्म होगी, अब रिजर्व है। अब वो रिजर्व हियरिंग कितने साल तक रहेगी है, और उसमें क्या निकलेगा ये नहीं मालूम। मेरे कहने का यही मतलब है कि कोई जम्मू कश्मीर की अगर ये कोई पार्टी कहती है कि मेरी स्टेट की हुकूमत दिला दो, तो मैं 370 को खत्म करना, तो वो फरेब है, झूठ है, गलत। तो यानी इसका ये मकसद है, मासूम लोगों को पता नहीं होता है। जो PhD बनी है, वो हाल ही में बयान भी आया एक लीडर का, उन्होंने कहा इतना ही हमें सिर्फ ये हमने महदूद रखी है ये अलायंस 370 यूनिटी, और ये जो हमारा खोया हुआ है उसको वापस इलेक्शन के साथ उसको 370 मैं आज भी कहता हूं, या मोदी ला सकता है या ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम मोदी से यहां करवाए, पार्लियामेंट बिल लाए, मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। यानी ये फिर फरेब है लोगों के साथ, ये जो धोखा है, सबसे बड़ा धोखा। इलेक्शन जीत लड़ने का वोट होगा। हाँ, असेंबली एक ही चीज कर सकती है, तो वो मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम वो करेंगे। वो है कि जमीन बाहर वाला कोई नहीं खरीद करे और नौकरी बाहर वाला कोई नहीं, ये असेंबली कर सकती। ये जो सुनने में आया सुप्रीम कोर्ट में हाल जो रिजर्व ये है हियरिंग, ये अनकरीब मतलब इसमें 15 जाए, तो मैंने तो वही कहा ना, या सुप्रीम कोर्ट करेगी या पार्लियामेंट मोदी करेगा। वो तो मैं डे फर्स्ट का हूं, मैं उसमें भी आज से भी अड़ा, सिर्फ उसमें एडिशन ये करता हूं कि जो मोदी से कराएगा ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, तो मैं उसकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो
लेकिन मोदी अनाउंस कर देना चाहिए कि मुझे ये पार्टी मिली और मैंने मान लिया ये उसको बिल को मैं दोबारा 370 वापस लाऊंगा। अच्छा, तो आप कोई पार्टी चले एक्सेप्ट तो करे चैलेंज। आप नेशनल लेवल के लीडर रह चुके हैं, तो ये जो इंडियन अलायंस बनी है अब पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, इसलिए मैंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं उसकी। अच्छी बात है अगर बने और वापस आए पावर में तो हमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी है, उसमें क्या है। लेकिन रहती कब तक इकट्ठे हैं, हाँ? ये देख रहा है इलेक्शन तक ये अलायंस जिंदा रहता है कि नहीं। आपने कश्मीर से लेकर तो यूपी तक देखा ही है, अभी तक स्टेटमेंट सब लीडरों के, बाकी अभी शुरू नहीं हुए। क्योंकि लीडरों के बीच में अलायंस होना बड़ा आसान होता है, लेकिन नीचे उसको परकुलेट करना, मैंने पूरा उम्र भर यही किया। सबसे ज्यादा अलायंसेस मैंने किए एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हिंदुस्तान में। ऊपर लीडर मान जाते हैं, अच्छा तुमको मिनट में सेंटर में लेंगे, तुमको चीफ मिनिस्टर में लेंगे, तुमको ये नहीं। लेकिन नीचे तो रहते ही है जिंदा एक दूसरे को मुखालफत करके। तो इसलिए रहे जिंदा, इलेक्शन हो जाए, पावर में आए, वेलकम। लेकिन जिन लोगों को शायद ये तजर्बा ना हो, उनके लिए ये ड्रम बीट करना कि हो जाएगा तो वो उतना आसान नहीं होता। तो पार्लियामेंट की के लिए तैयारी के लिए आपने जो अपने पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला, तो आपने कैंडिडेटों का अभी तक ऐलान नहीं किया है आपकी पार्टी ने? करेंगे, 5 की 5 सीटें लड़ेंगे। हाँ, अच्छा, हाँ। तो यानी अगर फ्यूचर में इस किस्म का हुआ कि अगर अलायंस की जरूरत पड़ी जम्मू कश्मीर में, फ्यूचर किसने देखा? पहले तो कौन पार्टी कहेगा, पहले दिन ही आप कहोगे कि मैं हार रहा हूं। आपको तो इरादे से जाना होगा कि मैं सरकार बनाऊंगा। जो पहले से ही घुटने टेक दे, हाँ? तो अभी तक तो हमारा इरादा है कि हम अपने आप से आज भी कश्मीर में, खासकर जम्मू को छोड़ के कश्मीर में यही कहा जा रहा है कि अगर आपको वोट देना है वो 370 की वापसी के लिए हम कर रहे हैं आपका, आप हमें वोट दीजिए, हम ये 370 वापस ला कर देंगे। तो कितनी सदाकत है, क्या है असल लोग? मैंने बताया ना, अगर ये कह रहा है कोई रीजनल पार्टी कि मुझे असेंबली में पावर दे दीजिए मैं 370, तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड खेल रहा है लोगों के साथ, सबसे बड़ा धोखा कर रहा। असेंबली की सरकार बनाने का 370 से कोई लेना देना नहीं। तो आजाद साहब, जब आपने पार्टी बनाई तो बहुत सारे एक झुंड आया आपके साथ, बहुत सारे लोग आए लोग भी, और कुछ लीडर्स भी, कुछ निकले भी। मैं कहता हूं ना, और अगर चाहिए 2-4 में भेजता हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इन जनरल और जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कांग्रेस में कोई कल्चर नहीं है काम करने का। ये मैं हमेशा सेंटर में होकर वर्किंग कमेटी में भी यही लड़ता था कि वर्क कल्चर पार्टी में न होने के बराबर है, और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ही नहीं था। जम्मू कश्मीर में शुरू से ही लेकर आज था कि काम नहीं कुछ करना, जब इलेक्शन आएगा तो इसके साथ अलायंस करेंगे, तो वहां रोटी का टुकड़ा वो फेंकेंगे तो हमको मिलेगा, तो मंत्री 1-2 बनेंगे, उसके साथ अलायंस करेंगे, वो टुकड़ा फेंकेंगे। तो इसलिए लीडर जम्मू कश्मीर का, कांग्रेस की बात करता हूं मैं, दूसरी पार्टी की बात नहीं करे, वो उनका काम। जब बन जाता था प्रेसिडेंट तो भी प्रेसिडेंट हाथ पांव थोड़ा 1-2 जगह घूमता था, क्योंकि मेरी पूरी लड़ाई कांग्रेस में 20-30 साल से ये हुई। राजीव गांधी तक तो वो बात हमारी चलती थी, उसके बाद नहीं चली। 2013 में जनवरी में 2 दिन का AIC सेशन
बेंगलोर में, जयपुर में चला, और उसमें हमेशा में ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप होता है, जब कहीं सेशन होता है उसमें 4 ग्रुप बनते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉरेन अफेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन का मैं हमेशा पिछले 25-30 साल से चेयरमैन होता था। तो तब तक तो मैं वर्किंग कमेटी में सलाह ही देता था, लेकिन जयपुर की कन्वेंशन में उसको मैंने ड्राफ्ट बना के अप्रूव करवा दिया वर्किंग कमेटी से, और कहा कि 2014 के लोकसभा के अगर जीतना है, उस वक्त अभी 1.5 साल था, तो अब तो लागू करो। वो क्या था कि कोई भी पीसीसी प्रेसिडेंट एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, खासकर लोकसभा का। कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए नहीं होना चाहिए। तो मान लिया, वर्किंग कमेटी ने पास किया, लेकिन 1.5 साल तक मैंने लीडरशिप को वो 10 दफा भेजा, इसको लागू किया नहीं, आज तक भी नहीं किया है। तब से अब 12 साल हो गए, और अभी कभी लागू भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए हिम्मत होनी। तो क्या होता है, जब पीसीसी प्रेसिडेंट, उसको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना होता, असेंबली, वो सारा टाइम अपनी असेंबली या पार्लियामेंट सीट में लगाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो होता है, उसको असेंबली इलेक्शन लड़ना होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाता है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा ही होता है, कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बने तो वो दूसरे दिन कहता है अब मुझे चीफ मिनिस्टर बनता है, तो वो लीडरों को कत्ल उनका शुरू कर देता है, कि जो उसके मुकाबले के लीडर हैं, सबसे पहला वो उनका खात्मा शुरू कर देता और अपना ग्रुप बनाना शुरू करता है। जो अपना ग्रुप नहीं है उनको हराने की कोशिश करता। फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो होता है, एमएलए, वो भी चाहता कि मैं डिस्ट्रिक्ट में अकेला एमएलए जीतूंगा तो तब मंत्री बनूंगा, और अगर 4 जीते उनमें कोई मंत्री, तो वो कोशिश करता है हराने की। तो तंजीम ऐसे नहीं बनती। जब मैं थक गया तब छोड़ दो। तो इसलिए मुझे उन लोगों की फिक्र नहीं थी। अब 3 लीडर्स में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हो गई, 2 उसमें जम्मू के हैं, 1 कोकरनाल से है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो वो तो किसी काम के रहे नहीं। और इतना काम उन्होंने किया नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी से बाजू में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़े, वहां कोई जानता नहीं, क्योंकि वो कल्चर नहीं है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर किसी को जानना। सही। जो कि एनसी में है कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी जाते हैं। पुराने लीडर, अब नए नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुराने जो लीडर थे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाए। कांग्रेस में वही है, मंत्री रहेंगे। तो मैं जब कांग्रेस में हमारी कोalition थी, तो मैंने एक दफा मीटिंग बुलाई मंत्रियों की, तो मैंने कहा सबको कि कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिस्टर्स, मीटिंग में कहा मैंने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का तो आपका कोई मिनिस्टर ने मंत्री नहीं है, स्टेट का कोई मंत्री नहीं, अब तो कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिस्टर्स हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी से बगैर तुम्हारे दूसरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में कोई जानता नहीं है। ये जिनकी जबान से जब्त ये कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व हुई, मैंने कहा कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनो, उसमें लड़ो। कहाँ, वहां हमें कोई जानता नहीं, हम किसी को जानते नहीं, तो मुझे ऐसे लीडरों को क्या करना। तो आखिर पर आजाद साहब ये है कि हाँ, मुझे पब्लिक चाहिए, वो इंशाल्लाह कांग्रेस से 1000 गुना ज्यादा है। सही। तो ये जो आखिर पर मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आज की रजीम है, खासकर एलजी सरकार है, जिस तरह आपने इनको क्रेडिट दिया भी है, डिस्क्रेडिट भी दिया, डिस्क्रेडिट भी दिया है, और उसमें एक चीज़ जो टूरिज्म के हवाले से, या खासकर जो आपने हड़तालों के हवाले से बात की, आपने अनसर्टिनिटी के हवाले से बात की, आपने बहुत सारी इस पर चर्चा की है। आपने ये भी कहा, अलबत्ता एक चीज़ है कि पिछले 5-6 साल से 4-5 चीज़ें इनकी कमी है। हाँ। बिजली ये दे नहीं पाते, एम्प्लॉयमेंट ये नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि काम लिमिटेड हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं, उसमें सब बाहर वाले काम कर रहे हैं। ये कम, महंगाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई ठीक है, ग्लोबल है, नेशनल है,
लेकिन उसके मुकाबले के लिए आपको कीमतें खरीदने की कुव्वत होनी चाहिए, और उसके लिए खरीदने की कुव्वत के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। मैं सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी एम्प्लॉयमेंट, सरकारी मुला वो जीरो है, उसमें टोटल फेलियर है। और अवामी एक्सेसिबिलिटी जो अवाम की है वो नदारद है। तो ये क्रेडिट जाता है जो सिचुएशन इस वक्त सूरत हाल है, खासकर तालीम के हवाले से, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल जाते हैं, वो तालीम क्या कर रहे हैं वो नहीं, कम से कम मुलाजिम टाइम पे जा रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तालीम क्या कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी इससे पहले भी थे, टाइम पे लोग जाते हैं। और एक गलत और चीज़ है कि निकालने का काम ज़्यादा है, लगाने का काम बराबर नहीं है। मतलब मैं जब पढ़ता हूँ कि इसको निकाला, लेकिन मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ कि कोई लगा भी नौकरी। ये नेगेटिव चीज़ है सरकार के खिलाफ। तो खास बात है जो आप कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग प्रैक्टिकल हो जाएं। सच क्या है उसका, जो सच है उसको सच कहें, जो झूठ है झूठ पर एतबार न करें, अफवाहों पर एतबार न करें। और जिन लीडरों को बार बार आजमाया है, जिन पार्टियों को, और वो झूठ निकले उनके वादे, उनको फिर 10वीं दफा आप आजमाओगे तो फिर एक दफा धोखा खाओगे। तो बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद साहब।